हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट वालों के लिए हिंदी के पेपर फर्स्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। तो आज हम आपके इस पेपर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपके पूरे सिलेबस से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के एकेश्वरवाद का क्या स्वरूप है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, कबीर के एकेश्वरवाद कभी ब्रह्म की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदा की ओर। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कबीर की साखियां किस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, पंथ की शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देने के लिए कबीर की साखियां लिखी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, कबीर के ग्रंथों का विषय लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है, कबीर के ग्रंथों का विषय है ज्ञानोपदेश। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, कबीर का वाणी संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर का वाणी संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। रमेनी, सबद और साखी उसके 3 भाग हैं। तो आपको यह याद रखना है कि बीजक जो है वह वाणी संग्रह है कबीरदास जी का। आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बीजक संग्रह किस कवि का है? तो आपको इसका उत्तर लिखना है कबीरदास जी का। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य में ज्ञान पक्ष का प्रेरणा स्रोत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर ने ज्ञान पक्ष को वेदांत से लिया है। यानी कबीर के काव्य में ज्ञान पक्ष का जो प्रेरणा स्रोत है वह है वेदांत। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जायसी की 3 मुख्य कृतियां कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि जायसी की 3 कृतियां हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत कीर्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। या आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अखरावट किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको इसका भी उत्तर लिखना है कि यह रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। या आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आखिरी कलाम किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका उत्तर भी आपको लिखना है कि यह जायसी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, जायसी के महाकाव्य पद्मावत की मुख्य विशेषता बताइए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत महाकाव्य है या खंडकाव्य है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि पद्मावत महाकाव्य है। तो पद्मावत में फारसी प्रेम गाथा काव्यों की मसनवी पद्धति एवं भारतीय प्रबंध काव्य शैली का समन्वित प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के भ्रमर गीत का महत्व लिखिए। यदि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि यह सूरदास के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से देना है कि भ्रमर गीत में कवि सूरदास ने सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में रोचकता आ गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूरदास के गुरु का नाम बताइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की? इसका उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास ने संवत 1631 में अयोध्या जाकर रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में पूरा कर दिया। यानी उन्होंने रामचरितमानस जो लिखी थी वह 2 वर्ष 7 महीने में लिखी थी। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा, तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि उन्हें 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, तुलसीदास की श्रेष्ठ ब्रजभाषा रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली और कवितावली।
यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की है, तो आपको उत्तर देना है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न यहाँ पर, बिहारी ने अपनी बिहारी सतसई में कौन से छंदों का प्रयोग किया है? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोहा और सोरठा का। अगला प्रश्न यहाँ पर, बिहारी ने किस भाषा में रचना की? तो बिहारी में अपनी रचनाएं ब्रिज भाषा में की है। अगला प्रश्न है, प्रबंध की दृष्टि से बिहारी का काव्य कैसा है? तो उनका काव्य जो है वह मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर, बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि क्यों माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। पहला कारण है, बिहारी ने रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता को अपने काव्य में प्रश्रय दिया। दूसरा है, मुक्तक शैली को अपनाया। और तीसरा है, तत्कालीन प्रयोग की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा को अपनाया। चौथा है, रीति तत्वों को यानी लक्षण उदाहरण के रूप में नहीं अभिव्यक्ति दी। तो ये कुछ कारण हैं जिसके लिए बिहारी को रीति काल का प्रतिनिधि का भी माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर 719 और 716 किसी किसी प्रति में। अगला प्रश्न है, घनानंद किस बादशाह के दरबार में रहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूषण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भूषण का जन्म संवत 1670 सन 1613 ईस्वी में यमुना तट पर स्थित त्रिविक्रमपुर, जिसे आजकल तिकवापुर कहते हैं और जो कानपुर के पास स्थित है, में हुआ था। यहाँ पर मैंने सरहपा से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं। इनमें से आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनसे संबंधित मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सरहपा का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सरहपा का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 769 ईस्वी में। इसके बाद सरहपा को सरोज वृज राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी सरहपा जो है वे हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इसके बाद है, सरहपा की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है और सरहपा दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता भी है, यानी सरहपा ही दोहा चौपाई छंद को प्रयोग करने वाले पहले प्रयोक्ता है। उन्होंने ही सबसे पहले दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया था। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है सरहपा को। इसके बाद नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर भी आपको लिखना है कि सरहपा। इसके बाद चंद बरदाई से संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, जिन्हें भी आपको एग्जाम में जरूर पढ़कर जाना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट है, चंद बरदाई को ब्रिज भाषा का पहला महान कवि माना जाता है, यानी ब्रिज भाषा के पहले महान कवि चंद बरदाई थे। इसके बाद चंद बरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। यदि एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, चंद बरदाई का वास्तविक नाम बलिद्य था और चंद बरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि चंद बरदाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था लाहौर में। इसके बाद नेक्स्ट है, कबीर की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कबीर की भाषा क्या है, तो आपको लिखना है पंचमेल खिचड़ी। अन्य प्रदेशों एवं क्षेत्रों की भाषाएं उनके काव्य में एक रूप ही गई है। उनकी भाषा में खड़ी बोली, पूर्वी, ब्रज, बुंदेलखंडी, पंजाबी, राजस्थानी, अपभ्रंश तथा अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, मलिक मोहम्मद जायसी का संक्षिप्त जीवन वृत्त दीजिए। यह मैंने क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लिया है क्योंकि इनके जीवन से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए उसको उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर यह क्वेश्चन लिया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का संक्षिप्त जीवन वृत्त दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सन 1493 में रायबरेली जिले के अमेठी के पास जायस नामक स्थान पर निवास, चेचक में बाई आंख चली जाना,
बचपन में माता पिता का स्वर्गवास, सूफी संप्रदाय के पीर शेख मेहंदी के शिष्य आशीर्वाद से अमेठी नरेश को पुत्र लाभ, एक शिकारी की गोली से सन 1542 में मृत्यु। तो ये कुछ घटनाएं हैं उनके जीवन की, जो कि यहाँ पर संक्षिप्त में दी गई है। इसके बाद है जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों की चर्चा की जाती है, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि आध्यात्मिक विषयों पर विचार किया गया है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम भी आखिरी कलाम रखा गया है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है। इस ग्रंथ में जायसी ने इतिहास, लोक गाथा और कल्पना का सम्मिश्रण कर ऐसी अद्भुत रचना की है जो प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पर, जायसी के महाकाव्य पद्मावत की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पद्मावत सभी दृष्टियों में एक उत्तम सरस महाकाव्य है। भाव, गांधीर्य तथा माधुर्य दोनों दृष्टियों से यह एक अद्भुत ग्रंथ है। इस रचना के आधार पर जायसी को हिंदी के शीर्ष कवियों में स्थान दिया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको इन सभी प्रश्नों को एग्जाम में जरूर रिवीजन करके जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे सिलेबस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।